नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड के स्पेशल बुलेटिन में और मैं आपके साथ सृष्टि जैन। कांग्रेस भवन में आज पार्षद आवेदन के लिए लोगों का तांता लगा रहा। सुबह से लेकर शाम तक निवर्तमान पार्षद, पूर्व पार्षद और अन्य कार्यकर्ताओं में चुनाव लड़ने के प्रति उत्साह देखा गया। इस बीच जसविंदर सिंह जोगी ने सभी इच्छुक कार्यकर्ताओं को अपने बायोडेटा के साथ आवेदन करने के लिए कहा। बता दें कि कार्यकर्ता सोमवार को भी दोपहर 2 बजे से लेकर 3 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद इन आवेदनों की जांच होगी। किस तरह से देखते हैं जो निकाय चुनाव के लिए आवेदन आने शुरू हो चुके हैं, कितने अभी तक आवेदन आ रहे हैं, क्या कुछ कांग्रेस की तैयारी इसमें निकाय चुनाव रहने वाली है? देखिए, कांग्रेस में ही लोकतंत्र जीवित है। एक आवेदन करने की प्रक्रिया है और कांग्रेस में जो व्यक्ति आवेदन करना चाहता है, चुनाव लड़ना चाहता है, उसके लिए दरवाजे खुले हैं। और आप देख ही रहे हैं कि पूरे दिन आज महानगर कार्यालय में और बाहर लोगों का तांता लगा हुआ है। लोग आवेदन करना चाह रहे हैं, लोगों में उत्साह है और मुझे लगता है ये नगर निगम के लिए एक बहुत अच्छा संदेश है कांग्रेस के लिए। और मुझे लगता भी है और विश्वास भी है कि नगर निगम चुनाव को हम फतेह करेंगे। कल भी हमारे पास 100 के आसपास आवेदन आए, आज भी हमारे पास 150 के आसपास आवेदन आए। मुझे लगा 250 के आसपास तो अभी तक आ चुके हैं और शाम तक हम आवेदन लेंगे। इसके बाद कुछ दिनों में हम इनकी स्क्रूटनी करेंगे और किसी फॉर्म को हम रिजेक्ट नहीं करेंगे। अगर किसी फॉर्म में कोई कमी पाई जाएगी तो वो कमी की पूर्ति की जाएगी, उससे वो डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा और फिर कुछ दिन बाद हम लोग दोबारा से इसमें रेक्टिफाई करेंगे और 2-4 दिन के लिए फिर आवेदन लेंगे। उत्तराखंड में आगामी दिनों में नगर निकाय के चुनाव प्रस्तावित हैं। इन चुनावों को लेकर राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुटे हैं। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौटेला ने दावा किया कि निकाय चुनाव में महिला कांग्रेस के पदाधिकारियों को प्रत्याशी के तौर पर उतारने की पार्टी तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी की ओर से सभी दावेदारों में खास तौर पर महिलाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा, लेकिन इस बीच अगर संगठन में लंबे समय से काम करने वाली महिला नेत्री प्रत्याशी के तौर पर आवेदन करती है तो उनको पार्टी प्राथमिकता देगी। देखिए, चुनाव की तैयारी तो जो भी हमारी महिलाएं हैं जो पार्षद का चुनाव लड़ना चाहती है, मेयर का चुनाव लड़ना चाहती है, हम लोगों ने सबसे बात करी है। अभी हमारी लिस्ट बन रही है कि जो महिलाएं प्रबल दावेदार हैं उन लोगों की लिस्टिंग की जा रही है, उन लोगों से बात की जा रही है और उसके बाद हम लोग उनकी लिस्ट को हमारे प्रदेश अध्यक्ष करण मैरे जी को, हमारे जो नेता प्रतिपक्ष हैं यशपाल जी को और दिल्ली में जो हमारे प्रभारी हैं उनको देंगे। और जो मेरी टीम की महिलाएं, महिला कांग्रेस में विशेष तौर पर जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ मेरा कर्तव्य है ये कि मैं उनके लिए बढ़ चढ़ कर टिकट मांगूँ और उन लोगों को हम लोग पार्षद के रूप में, मेयर के रूप में इस प्रदेश में देखें। उसके लिए हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष आशा मनोरमा डोबरियाल के नेतृत्व में तमाम प्रदेश की महिलाओं के द्वारा और कार्यकर्ताओं, इसके अलावा पदाधिकारियों की आज जिलाधिकारी सोनिका मीणा को ज्ञापन देने पहुंची। आशा मनोरमा डोबरियाल ने कहा कि जैसे कांग्रेस के मंत्री प्रज्वल रवन्ना ने महिलाओं का शोषण करने के साथ साथ देश की महिलाओं का अपमान करने का काम किया है, ये बहुत ही शर्मनाक है। आज हमने जिलाधिकारी देहरादून के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन भेजा है। को ज्ञापन दिया है, क्या कुछ पूरा नाम है? देखिए, जैसे कि सभी लोगों को पता है कि जैसे कि कर्नाटक के मंत्री ने महिलाओं का शोषण करते हुए और पूरी देश की महिलाओं को शर्मसार किया है और हम इसी के लिए आज ज्ञापन दिया है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को पूरे देश की महिलाओं से माफ़ी मांगनी चाहिए। जिस तरीके की वो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार ही आज उन अपराधियों के साथ मिलकर उनके चुनाव प्रचार में लगी हुई थी जिन अपराधियों ने महिलाओं को शर्मसार किया है। और जिस तरीके से देखा जाए तो जो वीडियो सामने आए हैं वो 3000 के करीब महिलाओं के वीडियो सामने आए हैं। तो इसी में आज हमारी समस्त महिला कांग्रेस ने ज्ञापन भेजा है और ये मांग की है कि भारत में उसको बुलाया जाए, रवन्ना को और उसके पिता को भारत लाके उनके साथ कड़ी से कड़ी उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और जहाँ तक उनका पासपोर्ट भी रद्द किया जाए, ताकि वो इतना दिसंबर में 2023 दिसंबर में ये वीडियो सामने आ गए थे तो अभी तक उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। ये था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आप लोग नारा देने वाली सरकार है, आपको बेटियों के ऊपर महिलाओं के ऊपर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन बेटियों के साथ जब से भाजपा सरकार काबिज हुई है हमारे केंद्र में, हमारे
राज्य में, तब से बेटियों के साथ अपराध हुआ है और होता बढ़ता चला जा रहा है। आज इसी के लिए ज्ञापन सौंपा गया। मैम, अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती तो फिर अगला कदम आपका क्या रहेगा? देखिए, अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती उसके लिए फिर हम अब पूरे देश में एक आंदोलन करेंगे, जिसमें समस्त पूरी महिलाएं, पूरी उत्तराखंड की महिलाएं जोरों शोरों से हम लोग राजभवन कूच भी कर सकते हैं। सीएम उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट घोषित होने के बाद अब अल्मोड़ा जनपद में शिक्षा विभाग ने जिले के सभी सरकारी स्कूलों और शैक्षणिक स्तर को बेहतर बनाने के लिए ही विद्यार्थियों के शैक्षिक तालमेल, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने को लेकर शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी विद्यालयों के प्रधानाचार्य की समीक्षा की। क्या कहा, सुनाते हैं आपको। विद्यालय में शैक्षिक अभिवृद्धि, किस तरह छात्र छात्राओं के साथ व्यवहार किया जाए, किस तरह रिजल्ट को और अच्छा किया जाए, इसके संबंध में चर्चा परिचर्चा हुई है। और जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक जी के द्वारा अवकाशों के नियम की व्याख्या की गई है और किसी भी तरह के विवाद होने पर वित्त हस्त पुस्तिका को साथ में रखकर नियमानुसार कार्रवाई के लिए उनके द्वारा निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही छात्र छात्राओं के पठन पाठन के संबंध में प्रधानाचार्य श्री उमेश चंद पांडे जी के द्वारा यहाँ पर गाइडेंस एंड काउंसलिंग सत्र भी आयोजित किया गया था और ये सब एक प्रधानाचार्य के लिए काफी लाभदायक सिद्ध हुए हैं। आगामी चारधाम यात्रा के लिए उत्तराखंड का पुलिस प्रशासन ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से पूरी यात्रा की निगरानी करने के लिए तैनात है। इस बात को लेकर डीआईजी कानून व्यवस्था एपी अंशुमान ने कहा कि यात्रा के दौरान ड्रोन के जरिए जिला नियंत्रण कक्ष में फीड ली जाएगी और वहीं फीड हेडक्वार्टर्स में भेजी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा में यातायात प्रबंधन के लिए डीआईजी कानून व्यवस्था रेणुका देवी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। आपने बिल्कुल सही कहा। हम ड्रोन की जितने भी कैमरे ड्रोन से हम उसकी फीड भी हम कंट्रोल रूम में जिला नियंत्रण कक्ष में लेंगे और जिला नियंत्रण कक्ष से हम उसको हेडक्वार्टर में लेंगे। जैसा कि आप अवगत होंगे, हमने एक डीआईजी रैंक के अधिकारी को पूरे यातायात के लिए एक नोडल अधिकारी भी बनाया है और जो यातायात प्रबंधन को देखेंगी डीआईजी एलओ श्रीमती रेणुका देवी। और इसके साथ ही हमने जो सीसीटीवी है उसको भी व्यापक रूप से इंटीग्रेट किया है और उसकी फीड को भी हम लगातार मॉनिटर करेंगे, जिससे कि हमें क्राउड कंट्रोल करने में और ट्रैफिक मैनेजमेंट में हमें सुविधा मिलेगी। आगामी चारधाम यात्रा में बचाव और राहत कार्यों के लिए उत्तराखंड फायर सर्विस अपनी तैयारियों में जुटा है। इसको लेकर उत्तराखंड फायर सर्विस के उप निदेशक एसके राणा ने कहा कि 7 जनपदों से जुड़े चारधाम यात्रा मार्ग में कुल 25 फायर स्टेशन शामिल हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जहां पर भी अस्थायी यूनिट की जरूरत पड़ेगी तो उन्हें भी तैनात किया जाएगा। फायर सर्विस की तरफ से कितनी टीमें तैनात की जाने वाली हैं? देखिए, चारधाम यात्रा को देखते हैं, जो जनपद हमारे इसमें इन्वॉल्व होते हैं उसमें हरिद्वार है, देहरादून है, टिहरी है, उत्तरकाशी है, पौड़ी है, रुद्रप्रयाग और चमोली। यहाँ इन रूट से जो है, इन डिस्ट्रिक्ट से जो है जो रूट गए हैं चारधाम यात्रा के, श्री बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी, गंगोत्री, यमुनोत्री, तो इसमें टोटल जो है 25 जो हमारे फायर स्टेशन जो है इन 7 डिस्ट्रिक्टों में इन्वॉल्व होते हैं उसमें। और जो जहाँ पे ये जरूरत पड़ती है कि भाई यहाँ पे जो है हमारी अस्थायी यूनिट की जरूरत लगेगी तो अस्थायी यूनिटें भी वहाँ लगाई जाती हैं। जैसे गंगोत्री यमुनोत्री की बात करें मंदिर की, तो गंगोत्री यमुनोत्री टेम्पल पे भी हमारी अस्थायी यूनिटें रहती हैं। इसमें बद्रीनाथ जी की बात करें, बद्रीनाथ जी में भी हमारी अस्थायी यूनिटें रहती हैं। तो कई बार वो यूनिटें जो है रास्ते में भी डिप्लॉय कर दी जाती है एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जैसी हमारी आवश्यकता हो। कि अगर मान लो यहाँ पे जो है कहीं श्रद्धालुओं का पंडाल लगा हुआ है, वहाँ पे खाना भी बन रहा है, सब कुछ बन रहा है, तो अस्थायी यूनिट तोड़ के जो है वहाँ पे भी ड्यूटी लगाई जाती है। बट जो हमारी फिक्स ड्यूटी है वो 25 है इसमें टोटल 7 जिलों में। इसके अलावा ड्यूटियाँ बढ़ जाती हैं हमारी एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जैसा उसमें मौके पे सिटी ये अपने एसडीएम साहब वहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं या हमारे। चारधाम यात्रा को शुरू होने में कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, जिन्हें देखते हुए देहरादून जिला प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। वहीं चारधाम यात्रा की शुरुआती हिस्से माने जाने वाले ऋषिकेश में यातायात प्रबंधन को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। इस बात को लेकर देहरादून की जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि ऋषिकेश का श्यामपुर फाटक ट्रैफिक जाम का मुख्य हिस्सा रहा है।
जिसे इस बार चौड़ा कर दिया गया है। हमारे यहाँ पे मोस्टली जो ट्रांजिट ज्यादातर जो यात्री आते हैं वो वहीं से होके आगे चारधाम के लिए जाते हैं। और जो मेन हमारा बॉटलनेक हमेशा से रहता है वो श्यामपुर फाटक रहा करता था, इस बार उसको चौड़ा कर दिया गया है। तो कोशिश यही रहेगी कि जाम और जो लंबा जाम लगता है उसका ट्रैफिक इशू ना आए। और इसके अलावा हम लोगों ने अपनी जो नगर निगम की टीम है उनको कह रखा है कि एक तो सफाई व्यवस्था पूरी करके रखें और साथ ही साथ कोशिश करें कि मिनिमम नो प्लास्टिक जोन के रूप में हमारा जो एरिया है वो निकल के आए। और ये इंस्ट्रक्शंस नगर निगम को भी हैं और हमारे एसडीएम्स को भी हैं। इसके अलावा परिवहन से रिलेटेड, वाटर सप्लाई से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड सारे इंस्ट्रक्शंस हमारे सभी को जा चुके हैं और हम अच्छे से यात्रा कराने के लिए तैयार हैं। चारधाम यात्रा 10 मई से शुरू होने जा रही है। ऐसे में मौसम विभाग ने बारिश को लेकर पूर्व अनुमान जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो चारधाम यात्रा शुरू होते ही पूरे में हल्की बारिश होगी। वहीं 11 अप्रैल से बारिश का सिलसिला पूरे प्रदेश में बढ़ेगा। इस दौरान मौसम विभाग ने चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को खास हिदायत देते हुए कहा है कि चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालु अपनी पूरी तैयारी करके आए। मैंने बोला हल्की से मध्यम तक की बारिश है 11 तारीख से और 13 तक अगर देखें, और उससे पहले हल्की तक या बहुत हल्की जो एक्टिविटी वो है। लेकिन चूँकि जो सिस्टम है थोड़ा ईस्ट से आ रहा है और वेस्ट को मूव कर रहा है, तो ईस्टर्ली फ्लो एक बन रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं जो विजिबिलिटी है वो फिर प्रॉब्लम एक होना शुरू हो जाती है। तो चारधाम लोकेशन में मॉर्निंग आवर्स में तो मैं समझता हूँ ठीक है, जो हेली ऑपरेशंस है वो चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन दिन में शाम में तो इसमें दिक्कत आने वाली है। तो बिल्कुल वो बारिश रहेगी, चारधाम लोकेशंस में भी रहेंगी। और जो लोग जा रहे हैं वो अपने तैयारी से जाएं, जो बारिश से बचाव के लिए है, या जो ठंडा है, ठंडा वहाँ पे उच्च हिमालय क्षेत्र तो वहाँ ठंडा रहेगा, टेम्परेचर बारिश की वजह से और भी गिरेंगे, तो उनको इस हिसाब से जो है तैयारी करके अपना जाना चाहिए। चारधाम यात्रा 10 मई से शुरू होने जा रही है। ऐसे में मौसम विभाग ने बारिश को लेकर पूर्व अनुमान जारी कर दिया है। मौसम विभाग की माने तो चारधाम यात्रा शुरू होते ही पूरे प्रदेश में हल्की बारिश होने के आसार जताए जा रहे हैं। वहीं 11 अप्रैल से बारिश का सिलसिला पूरे प्रदेश में बढ़ेगा। इस दौरान मौसम विभाग ने चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को खास हिदायत दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालु अपनी पूरी तैयारी करके आएं, जिससे उन्हें कोई भी समस्या का सामना न करना पड़े। चारधाम यात्रा 10 मई से शुरू होने जा रही है और इसको लेकर बारिश का पूर्व अनुमान मौसम विभाग की तरफ से लगाया गया है। साथ ही इस दौरान उनकी तरफ से श्रद्धालुओं को अलर्ट जारी किया गया है। ये हिदायत दी गई है कि श्रद्धालु सभी तरह की तैयारी करके आएं, जिससे कोई भी यात्रा में उन्हें समस्या का सामना ना करना पड़े। मौसम विभाग की तरफ से ये बड़ी अभी चेतावनी जारी की गई है, जिसमें बारिश को लेकर जहां यात्रा में उन्हें सुगमता होगी, आराम रहेगा, लेकिन बारिश की वजह से अगर ज़्यादा बारिश हुई तो उसको लेकर समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा, जिसको लेकर वो पहले से ही पूरी तैयारी करके आए। बता दें इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता अमित चौधरी। अमित जी, क्या जानकारी है? 10 मई को चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है और इसको लेकर प्रशासन किस तरह की तैयारियों में जुटा है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा 10 मई से शुरुआत हो जाएगी, जिसमें गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ के जो कपाट हैं वो खुल जाएंगे। बद्रीनाथ के कपाट उसके बाद तिथि अनुसार खुलेंगे। लेकिन जिस तरह से बात की जाए तो चारधाम इस बार की चारधाम यात्रा को लेकर के सरकार और यहाँ पर जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है। यहाँ पर लगातार तैयारियां लंबे बड़े स्तर पे की गई है, कई बदलाव यहाँ पर किए गए हैं। अगर स्वास्थ्य व्यवस्था की बात की जाए, जो श्रद्धालु इस बार बड़ी संख्या में जताई जा रही कि चारधाम यात्रा में पिछले साल और टूटने वाले इतनी बड़ी संख्या में इस बार श्रद्धालु आएंगे, तो उस संख्या को देखते हुए यहाँ पर तमाम श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए तमाम कार्य किए गए हैं। स्वास्थ्य संबंधी यहाँ पर तैयारी की गई है, डॉक्टरों की तैनाती ज्यादा की गई है। वहीं जो यहाँ रेस्टोरेंट और होटल होंगे वहाँ पर खाने की गुणवत्ता से लेकर के तमाम जो कार्रवाई होती है उन सभी पर ध्यान दिया गया है। साथ ही जो मार्ग होंगे यहाँ पर चारधाम यात्रा के, उनको यहाँ पर पूरी तरह तैयार किया गया है और
किसी भी स्थिति से निपटने के लिए यहाँ पर सरकार और प्रशासन दोनों तैयार नजर आ रही है। ये बताइए कि जो मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है कि हल्की बारिश के आसार हैं, तो इसको लेकर किस तरह की तैयारी प्रशासन की ओर से की गई है? देखिए बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर मौसम में परिवर्तन को लेकर के मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी भी जारी की गई है, येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। और क्योंकि चारधाम यात्रा में जो मार्ग यहाँ पर रहने वाले हैं, जहाँ जहाँ चारधाम यात्रा शुरू होगी, वहाँ पर मौसम बदलाव को देखते हुए यहाँ प्रशासन अलर्ट मोड पर है। किसी प्रकार से कोई यहाँ पर अनहोनी ना हो, उसको लेकर के तमाम तैयारी की गई है। मार्ग अगर बाधित होते हैं तो उसको तैयारी यहाँ पर की गई है। तमाम जेसीबी तैनात की गई है। और जो अति संवेदनशील एरिया है यहाँ पर मार्ग में, यहाँ पर जो लैंडस्लाइड होने की खबरें लगातार आती, तो उन सभी जगहों को चिन्हित करते हुए लगातार वहाँ पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। प्रशासन का उद्देश्य यही है कि मौसम अगर खराब हो तो उसमें भी जो यात्री है वो यहाँ पर परेशान ना हो, और पूरी तरह से जो यात्रा है, जो चारधाम यात्रा है, वो सुचारू चल सके, उसको लेकर तमाम तैयारी यहाँ पर प्रशासन से की गई है। और अगर किसी भी स्थिति कोई स्थिति यहाँ पर ऐसी बनती है तो यहाँ पर अलर्ट जारी करते हुए यहाँ पर श्रद्धालुओं को भी सचेत किया जाएगा। पूरी तरह से यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए यहाँ पर तमाम तैयारी की गई है। जी, धन्यवाद आपका। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ANB न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चारधाम यात्रा में हेली टिकटों की अगर बात की जाए तो इस बार श्रद्धालु पिछले साल के मुकाबले ज्यादा आने का अनुमान है। यूकाडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि चारधाम यात्रा में केदारनाथ हेली सेवा की मई, जून, सितंबर और अक्टूबर तक की बुकिंग फुल हो चुकी है। उन्होंने बताया कि जून से लेकर सितंबर तक मानसून के समय के टिकट्स अभी नहीं खोले हैं और अभी कौन कौन ऑपरेट इसकी सेवाओं के लिए चारधाम यात्रा में होंगे उससे भी लेकर अभी काम जारी है। जून का जो है टिकट बुकिंग जिस दिन हमने खोला है उसी दिन जो है पूरा सेल ऑफ हो गया है। और सितंबर अक्टूबर का भी हमने बुकिंग खोल दिया था, उसमें भी अधिकांश टिकट्स अभी बिक गया है। केवल जो मॉनसून पीरियड है, जो उस पीरियड का जो है जून 20 तारीख से लेकर के सितंबर 15 तारीख तक का पीरियड है, उसके लिए अभी हम लोगों ने टिकट्स खोला नहीं है। जैसे मैंने कहा था कि केवल 2 ऑपरेटर्स उस बीच में काम करेंगे। अभी कौन कौन सा ऑपरेटर काम करेंगे इस प्रकार का जो है एक विचार चल रहा है। उसका जैसे फाइनल हो जाएगा उसके बाद उसका भी बुकिंग जल्दी जो है खुल जाएगा। तो अदरवाइज जो है मैक्सिमम अक्टूबर तक का बुकिंग्स लगभग हो चुका है। उत्तराखंड के जंगल इस समय धूं धूं कर जल रहे हैं। उत्तराखंड में चाहे वन विभाग के अफसर हो या फिर आपदा प्रबंधन, सभी जंगलों की आग बुझाने में लगे हुए हैं, लेकिन आग उत्तराखंड के हर जंगल में लगी हुई है। पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड अभिनव कुमार ने बताया कि वनों में कोई जानबूझकर अगर आग लगाता है तो उसके लिए SOP बनाई गई है। DGP ने कहा कि फॉरेस्ट एक्ट और वाइल्ड लाइफ एक्ट में केस दर्ज होगा। में आज जो मैडम ने हम लोगों को डायरेक्शंस दिए हैं उसमें पुलिस विभाग की तरफ से जो होने वाली कार्रवाई है वो मेन हम लोगों ने चिन्हित कर लिया है कि कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लगातार ये वनाग्नि की समस्या बनी हुई है। और उस क्षेत्र में हमारे वन विभाग के अधिकारी, स्थानीय उपजिलाधिकारी और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम वहां उस जो भी लोग वहां पर वनाग्नि लगाने के लिए दोषी पाए जाते हैं, चाहे जानबूझ के या लापरवाही से, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हमने एक SOP बनाई है। उसमें फॉरेस्ट एक्ट में और वाइल्ड लाइफ एक्ट में पहले हम उनके खिलाफ केस रजिस्टर करेंगे और उसके बाद जो पुराना डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टीज एक्ट है और जो हमारा अभी हाल ही में उत्तराखंड में जो हमने पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी को क्षति पहुंचाने पर जो मुआवजे का हमने प्रावधान किया है उसके तहत भी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और जो लोग बार बार इस प्रकार से वनाग्नि की घटनाओं में लिप्त पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ हम फिर फाइनली गैंगस्टर एक्ट में भी कार्रवाई करेंगे और उनकी संपत्ति जब्त करने की भी कार्रवाई की जाएगी। बेसिकली मतलब जो गंभीरता इस समय बनी हुई है वनाग्नि की, उसको देखते हुए मतलब पूरा हम लोगों ने अपने पुलिस विभाग के भी जो भी रिसोर्सेज हैं और फायर डिपार्टमेंट के भी जो भी रिसोर्सेज हैं उनको पूरी तरह से मोबिलाइज करके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम लोग इसकी रोकथाम के लिए प्रभावी कार्रवाई करेंगे।
सुहावने मौसम को लेकर पहचान रखने वाले पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। आने वाले दिनों में बढ़ते तापमान को देखते हुए राज्य स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश में हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने हीट वेव को लेकर विस्तृत एडवाइजरी जारी की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आगामी महीनों में गर्मी के मौसम को देखते हुए बीमारियों से निपटने और बचाव के लिए जिला अधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। एडवाइजरी जारी क्या कुछ है सर? देखिए, अभी आने वाले लेके हम लोगों ने समझ के सीएमओस और जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उन सबको हमने दिशा निर्देश जारी किए हैं और इसमें हमने प्रमुखता से ये बात रखी है कि सभी हॉस्पिटल्स अपनी दवाइयों की व्यवस्था सुनिश्चित करें और पर्याप्त फ्लूइड्स की भी व्यवस्था सुनिश्चित करें और साथ साथ हीट वेव से संबंधित जो भी बीमारियां होती हैं उनकी पहचान, मॉनिटरिंग एवं रिपोर्टिंग के बारे में भी हमने हॉस्पिटल्स को अवगत कराया है और सभी चिकित्सा इकाइयों में हमने निर्देशित किया है कि ठंडे एवं स्वच्छ पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करें। साथ साथ नागरिकों के लिए भी हमने गाइडलाइंस इशू किए हैं कि अपने आप को इस गर्मी के मौसम देखते हुए सफिशिएंटली अपने आप को रिहाइड्रेट करें और कभी भी धूप वाले इलाके में निकलते समय अपने आप को कवर करें। प्रॉपर्टी डीलर और भूमाफियाओं के द्वारा नाले को बंद करने के विरोध में महिला कांग्रेस ने डीएम को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान महिला कांग्रेस ने प्रॉपर्टी डीलर और भूमाफियाओं पर आरोप लगाते हुए डीएम से कार्रवाई करने की मांग की है। कांग्रेस महानगर की महिला अध्यक्ष उर्मिला थापा का कहना है कि वार्ड नंबर 4 में प्रॉपर्टी डीलर और भूमाफियाओं के द्वारा पुरानी दीवार को तोड़कर नाले को बंद कर नई दीवार बनाई जा रही है, जिसको लेकर इस संबंध में डीएम को ज्ञापन सौंपा गया। कब्जे के लेकर जो आपने आज ज्ञापन दिया मैडम, क्या कुछ मामला है? ये वार्ड नंबर 4 में नाले का मामला है, जिसमें कि इसके पूरे खसरे नंबर भी लिखे हुए हैं। उसमें प्रॉपर्टी डीलर और भूमाफिया लोग उस नाले को बंद करने का प्रयास कर रहे हैं। जो पुरानी डेड एंड दीवार है उसको तोड़कर उस नाले को बंद करके दीवार दोबारा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए हम आज जो डीएम मैम को ज्ञापन देने आए हैं, जिससे कि हमारे नाले खाले बच सकें। आज ब्राज़ील का हाल देखिए क्या हो रहा है, आज सारे न्यूज़ चैनलों में चल रहा है, डूब रहा है। तो इसी तरह अगर हमारे ये नाले खाले भूमाफियों से बचाए नहीं गए तो एक दिन उत्तराखंड का भी यही हाल। सरकारी कार्यों में कार्यरत राजकीय ठेकेदारों ने विभागों पर रॉयल्टी के नाम पर ठेकेदारों से दोगुना वसूली किए जाने का आरोप लगाया है। इसको लेकर बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में ठेकेदारों ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकारी कार्यों में काम करने वाले ठेकेदार के विभाग से रॉयल्टी के नाम पर दोगुना धन वसूली किया जा रहा है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 2019 जो ये रॉयल्टी का दर है सरकार की तरफ से, उसके हिसाब को मानते हुए हमारे ठेकेदार टेंडर लेते थे और काम पूरा करते थे। और काम पूरा करने के बाद में विभाग ने हमारे बिल बना दिए और फाइनल भी हो गए। लेकिन अब ऐसा करने का प्रयास किया जा रहा है कि 2019 से अब रॉयल्टी दुगने से भी ज़्यादा वसूलने का इनका प्रयास है। ये जो इनके जियो हैं 2019 के बाद के हमारे किसी ठेकेदार को नहीं बताया, ना किसी टेंडर में दर्शाएगा कि भाई ये इसके रेट ये बढ़ गए, तो हमारे ठेकेदारों को पता होता तो वो उसके हिसाब से ही दर अपनी डालते टेंडर की। लेकिन जो ये अपना चाह रहे कि भाई ये अपना विभाग बचाना चाह रहा, ठेकेदारों को प्रताड़ित करके वसूली कर लें, ऐसा हम बिल्कुल नहीं होने देने के। चाहे कुछ भी हम पूरे ज़िले के काम बंद कराएंगे ठेकेदारों के। सारे ठेकेदार इकट्ठे हैं इस बात को लेकर। ये ठेकेदारों के साथ अगर जो ऐसा हुआ तो सारे ठेकेदार सड़क पर आ जाएंगे। बेरोजगार तो होंगे ही, लेकिन दिवालिया निकल जाएगा ठेकेदारों का। लेकिन ये हम बर्दाश्त नहीं करने के बिल्कुल भी। एक चिट्ठी आज दे दी हमने विभाग को, विभाग उस पर उचित कार्रवाई यदि नहीं करता। विभाग द्वारा सरकारी कार्यों में जितने ठेकेदार कार्यरत हैं उनके ऊपर जो है रॉयल्टी का दुगना और उस पर 27% लगा के
विभाग जो है वसूल कर रहे हैं और जबरन वसूली कर रहे हैं। तो उत्तराखंड के स्पेशल बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए ANP न्यूज़।